हेलो स्टूडेंट्स। अपन लोग ने शेड्यूल 1 खत्म कर दिया था। सप्लाई अंडर जीएसटी अपना चल रहा था, अपन ने उसमें शेड्यूल 1 कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, अभी अपन आगे देखते हैं। ठीक है, कुछ एक्सप्लेनेशंस गवर्नमेंट ने लाए थे। ठीक है, अपने को शेड्यूल 1 में पता है, शेड्यूल 1 में अपन ने क्या सीखा, सेक्शन 7 क्लॉज 8 अपने को क्या बताता है कि कोई ट्रांजैक्शन तभी सप्लाई होगा अगर उसमें तीन चीजें होगी। तीन चीजें कौन सी बेटा? एक तो ट्रांजैक्शंस में गुड्स और सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, गुड्स या सर्विसेज में से किसी का भी। उसके बाद में कंसिडरेशन होना चाहिए। तीसरा अपन ने देखा था कि इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कुछ एक्सप्लेनेशन लाए थे काय के लिए कि अगर कोई चीज फ्री सैंपल्स है या फिर डिस्काउंट्स है या सेल्स प्रमोशन स्कीम्स में कोई चीज सेल हो रही है, जैसे मान लो आपने बाय वन गेट वन में कुछ खरीदा है। ठीक है, या फिर आपने कुछ फ्री सैंपल्स लिए, आपको कुछ फ्री सैंपल्स मिले, ये सब चीजें, आपको कुछ भी फ्री सैंपल्स मिले होंगे या आपको कुछ भी बाय वन गेट वन फ्री स्कीम में मिला होगा, तो क्या उस पर जीएसटी आएगा, क्या नहीं आएगा, ये अपन देखते हैं। सबसे पहले फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट। सेल्स विच आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन डू नॉट क्वालिफाई अंडर जीएसटी। देखो, अगर कोई चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे, अगर कोई बिजनेस की चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे, जैसे मान लो मैं ये सेल करती हूँ, अपना क्या बोलते हो, तो बुक्स सेल करती हूँ। ठीक है, अभी मैंने 100 बुक्स, मान लो मैंने 100 बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट कर दी। 100 बुक्स मैंने डोनेट कर दी फ्री ऑफ कॉस्ट, डोनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है ऑब्वियसली। ठीक है, अगर मैंने 100 बुक्स डोनेट कर दी, ठीक है, अब मैंने उसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं किया। इस केस में क्या होता है, अगर वो शेड्यूल वन कौन सा था अपना, शेड्यूल 1 ये वाला विदाउट कंसिडरेशन वाला, अगर उसमें फॉल नहीं हो रहा है, उसमें फॉल नहीं हो रहा है, तो अपन उसको बोलेंगे फ्री में दिया है, विदाउट कंसिडरेशन दिया है, तो ये जीएसटी के एम्बिट से बाहर है। मतलब जीएसटी सप्लाई नहीं बोलेंगे इसको। क्या मतलब है मेरा बोलने का? जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन ने जो एग्जाम्पल दिया था कि मेरी एक कपड़ों की शॉप है। ठीक है, नवरात्रि चल रही है, मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि तुम ये 9-10 पीस जाकर लड़कियों में बांट दो, क्योंकि नवरात्रि चल रही है, थोड़ा पुण्य कमाएंगे हम लोग। ठीक है, तो मैंने क्या एग्जांपल लिया था तब कि अगर उस वो गुड्स पे मैंने आईटीसी लिया हुआ है, अगर वो वाले गुड्स पे मैंने आईटीसी लिया हुआ है, तो मुझे अभी उसको सप्लाई मानना पड़ेगा, वो विदाउट कंसिडरेशन भी हो रहा होगा तो। लेकिन मान लो कि मैंने वो 10-12 चीजों पे आईटीसी लिया ही नहीं था, वो 10-12 गुड्स पे मैंने आईटीसी लिया ही नहीं था, तो वो फ्री सैंपल्स या फ्री गिफ्ट जैसा अगर मैं बांट रही हूँ, तो मेरे पे उसको अपन सप्लाई नहीं बोलेंगे, जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, बाय वन गेट वन ऑफर, बाय वन गेट वन आपने देखा होगा, कई सारी ब्रांड्स में होता है। ठीक है, विंटर सेल, मानसून सेल, उसमें क्या करते हैं लोग, बाय वन गेट वन में अपनी चीजें हटाते हैं, तो मतलब अपना स्टॉक क्लियर करते हैं। ठीक है, तो बाय वन गेट वन क्या होता है, जैसे उसमें ना किसी को लग सकता है कि जो गेट वन वाली चीज है, मोस्टली क्या होता है, हायर वाले जिसकी प्राइस होती है उसकी प्राइस आपको पे करनी होती है, और जिसका प्राइस थोड़ा कम रहता है वो आपको फ्री में मिल जाता है। सही बात है, मतलब अगर सपोज मैंने 2,500 का एक शर्ट लिया और 2,000 का एक शर्ट लिया, ठीक है, बाय वन गेट वन स्कीम में, तो मुझे 2,500 देना पड़ेगा, जो ज्यादा वाली अमाउंट है वो मुझे देना पड़ेगा, 2,000 वाला मुझे फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या ये 2,000 वाला जीएसटी के एम्बिट से बाहर है? क्या ये 2,000 वाला शर्ट विदाउट कंसिडरेशन है तो जीएसटी के एम्बिट से बाहर है? गवर्नमेंट बोलती है नहीं। मान लो ये 2,500 एक एक ही वैल्यू पे दोनों चीजें सप्लाई की है, और दोनों इसको 2,500 को अपन वैल्यू मान लेंगे। ठीक है, देखो पढ़ो। इट में अपियर on first glance that in case offer like buy one get one item being free of cost without any consideration, in fact it is not an individual supply of free of cost, but in case of two or more individual supplies where single price is being charged for entire supply। मतलब एक प्राइस पे सारा मिल रहा है अपने को, मतलब अपन 2,500 दोनों की प्राइस मानेंगे, एक शर्ट की प्राइस नहीं मानेंगे कि एक शर्ट अपने को फ्री में मिला और एक शर्ट टैक्सेबल है, ऐसा नहीं मानेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर है? आगे देखते हैं, वापस आ जाओ अपने प्रोविजन पे। प्रोविजन क्या है आगे?
अपना ए हो गया, बी हो गया इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये हो गया शेड्यूल 1 अपना हो गया। अपना डबल ए बाकी था। तो डबल ए सुनो बेटा क्या है, गवर्नमेंट क्या बोलती है कि एक मेंबर कंस्टिट्यूंट और उसके मेंबर्स दो अलग अलग पर्सन माने जाएंगे। क्या मतलब है मेरा, एबीसी एक पार्टनरशिप फर्म है और एबीसी उसके पार्टनर्स है, ठीक है। तो एबीसी पार्टनरशिप फर्म एबीसी से अलग मानी जाएंगी, ठीक है। तो अगर 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 कोई भी फर्म अपने मेंबर्स को कोई सर्विसेज दे रही, कोई भी फर्म अपने मेंबर्स को कोई सर्विसेज दे रही है, तो अपन इसको सप्लाई मानेंगे, क्योंकि ये अलग अलग लोग हैं तो अपन इसको सप्लाई मानेंगे और इस पर जीएसटी चार्ज होएगा, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, गोकुलधाम सोसाइटी है अपनी, गोकुलधाम सोसाइटी में सारे मेंबर्स है उसके, ठीक है। अभी गोकुलधाम सोसाइटी में क्या होता है, एक नॉमिनल चार्जेस वो लोग लेते हैं एज अ मेंटेनेंस चार्जेस, अपन जो भी रहते हैं मेंटेनेंस के चार्जेस वो लोग मंथली पे करते हैं। उसके बदले में सोसाइटी उनको कुछ सर्विसेज देती है, जैसे उनके जो कॉमन लाइट बिल्स है, वाटर बिल्स है, वो सब कुछ सोसाइटी पे कर देती है, मतलब वो नॉमिनल चार्जेस के भी में। तो वो जो मेंटेनेंस चार्जेस पे करते हैं ना, वो सोसाइटी के लिए कंसिडरेशन है और सोसाइटी उनको सर्विस सप्लाई कर रही है, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो उन दोनों को हमेशा अलग मानेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ लॉ, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। अगर कोई लॉ में ऐसा लिखा हुआ भी है कि ये दोनों एक ही पर्सन है, तो भी जीएसटी बोल रहा है, जीएसटी एक्ट में लिखा है कि जीएसटी पर्पस के लिए ये दोनों पर्सन को अपन अलग अलग मानेंगे, सही बात है। द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट और वाइस वर्सा फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट। देखो बेटा कंसिडरेशन होना जरूरी है, देखो जीएसटी की ना बाकी चीजें मत भूलना, ये तीन चीजें होना जरूरी है जीएसटी में, कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। तो वो मतलब ये तो कैश के लिए या डेफर्ड पेमेंट के लिए, और भी कोई कंसिडरेशन हो सकता है, जैसे मैंने आपको बोला कंसिडरेशन सिर्फ कैश में नहीं हो सकता, काइंड में भी हो सकता है, सही बात है। और इन्होंने बोला है कि कोई अगर अदर लॉ में ऐसा भी लिखा है कि वो दोनों को सेम पर्सन मानेंगे, फिर भी अपन जीएसटी पर्पस के लिए मेंबर्स को और उनकी जो मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट बनी हुई है, या अपन जो भी बोलेंगे ग्रुप ऑफ पर्सन बना हुआ है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, जो भी उसका नाम है, जो भी नाम दिया हुआ है, सोसाइटी नाम दिया हुआ है, अपन उन दोनों को अलग अलग मानेंगे, ठीक है बेटा। अपना सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A, whether certain activities or transaction constitute a supply in accordance with the provision of subsection 1, it shall be treated as supply of goods or supply of service as referred in schedule 2। क्या बोला उन्होंने, ठीक है, सप्लाई आ गया शेड्यूल 1 के हिसाब से, अगर सॉरी सेक्शन 1 के हिसाब से, सबसेक्शन 1 के हिसाब से अगर कोई चीज सप्लाई है, तो सबसेक्शन 1A बताता है कि क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या क्या वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ठीक है। शेड्यूल 2 में ऐसे लिस्ट स्पेसिफाई कर दी है, ठीक है। अपन अभी शेड्यूल 2 पढ़ेंगे। शेड्यूल 2 में क्या बताया हुआ है कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को अपन सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को अपन सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे, ठीक है। अब बोलोगे मैम ये बाइफर्केशन की क्या जरूरत है, अपने को कुछ भी बोलो, गुड्स बोलो सर्विसेज बोलो, क्या फर्क पड़ेगा, बेटा बहुत फर्क पड़ता है, जीएसटी रेट्स में फर्क पड़ेगा, सही बात है। चलो शेड्यूल 2, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। चलो, अगर ट्रांसफर ऑफ टाइटल हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल हो रहा है मतलब मैंने पूरा के पूरा टाइटल ही ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। जैसे मान लो ये पेन मेरा है, अभी ये पेन अभी के लिए मेरा है, मैंने आपको सेल कर दिया ये पेन, ठीक है। मैंने अगर ये आपको सेल कर दिया ये पेन, टाइटल मैंने पूरा के पूरा ट्रांसफर कर दिया आपको, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। अगर मैं कोई भी टाइटल कर रही हूँ, ट्रांसफर ऑफ टाइटल कर रही हूँ, तो उसको अपन सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है सेल ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, ठीक है। उसके बाद में अगर टाइटल डेफर्ड डेट पे ट्रांसफर होने वाला है, जैसे मान लो मैंने एक हायर परचेस का ट्रांजैक्शन किया, हायर परचेस का ट्रांजैक्शन किया का क्या मतलब है कि आप मुझे किस्तों किस्तों में पैसे दो और लास्ट किस्त आप जैसे ही भरोगे ओनरशिप आपकी या टाइटल आपका, सही बात है। जैसे मान लो मैंने एसी खरीदा, ठीक है, मैंने एसी हायर परचेस पे खरीदा, ठीक है। तो मैं 10,000 की किस्तें भर रही हूँ, सपोज मान लो 3-4 किस्तें हैं मेरी, मैंने भर रही हूँ, तो जैसे ही मैं लास्ट भरूंगी वैसे मेरे को टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा टाइटल आज ट्रांसफर हो या फ्यूचर डेट पर ट्रांसफर हो, टाइटल अगर ट्रांसफर होने वाला है तो अपन उसको क्या बोलेंगे कि सप्लाई ऑफ गुड्स है, सही बात है। ये दोनों हो गया अपना। उसके बाद में एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स या अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स, या तो राइट ट्रांसफर करे या अनडिवाइडेड शेयर ट्रांसफर करे। राइट का क्या मतलब है, जैसे मान लो मेरे पास में एक
बाइक है। मैंने आपको बाइक ट्रांसफर नहीं की, मैंने आपको राइट टू यूज दिया कि आप ये बाइक 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए यूज करो। मान लो बाली आप गए होंगे कभी, ठीक है, बाली में क्या होता है, वो लोग बाली गोवा बहुत जगह, हर जगह मिलती है आजकल तो, सॉरी, आपको स्कूटी रेंट पे देते हैं, ठीक है। तो वो आपको टाइटल ट्रांसफर नहीं कर रहे, वो आपको बस राइट टू यूज दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई राइट दे रहे होगा कोई भी, तो उसको अपन सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे, ठीक है। अभी अनडिवाइडेड शेयर से क्या मतलब है, देखो, मान लो 4 रूममेट्स है, ए, बी, सी, डी, ये चारों रूममेट्स है, ठीक है। इन्होंने मतलब फ्लैटमेट्स है ये चारों, इन चारों ने मिलकर एक हीटर लिया, 2,000 रुपए का, इन चारों ने मिलकर एक हीटर लिया, 500 500 500 500 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करके, ठीक है। अभी डी जा रहा है रूम छोड़कर, डी रूम छोड़कर जा रहा है, तो डी बोल रहा है कि मेरे को मेरे हीटर का हिस्सा वापस दे दो, मेरे को मेरे हीटर का हिस्सा वापस दे दो, मैं तो रूम छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे को अभी ये हीटर काम में नहीं आएगा। तो ए बी सी ने बोला कि भाई हम ऐसे कैसे, कोई हीटर ऐसे 1/4 तोड़ के थोड़ी दे सकते, सही बात है, नहीं दे सकते कोई चीज। तो डी बोलता है मेरे बदले में ई आ रहा है यहाँ पे इस रूम में, मैं ई से हीटर का अनडिवाइडेड शेयर का पैसा ले लेता हूँ, मतलब ये जो शेयर मेरा शेयर है ना, वो उसका पैसा मैं ई से ले लेता हूँ, ठीक है। तो डी ने पूरा के पूरा हीटर ई को ट्रांसफर नहीं किया है, ठीक है, उसने सिर्फ उसका शेयर ई को ट्रांसफर किया है, सही बात है। तो अगर कोई इंसान अनडिवाइडेड शेयर अपना ट्रांसफर कर रहा है या राइट टू यूज दे रहा है या कोई भी राइट दे रहा है गुड्स में टाइटल ट्रांसफर किए बिना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग, एनी लीज टेनेंसी ईजमेंट लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, लीज एग्रीमेंट फॉर लैंड, ठीक है, लीज रेंट, अगर लैंड किसी भी चीज के लिए यूज हो रही होगी, टेनेंसी राइट दे रहे हैं या लीज पे दे रहे हैं, तो अपन उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, ठीक है। सेम है बिल्डिंग का, एनी लीज और लेट आउट, any lease or let out of building including commercial, industrial, residential complex for business और commerce wholly और partly, ठीक है। कोई भी बिल्डिंग रेंट पे देना, मान लो रहने वाला फ्लैट हो, मान लो और कोई शॉप हो कमर्शियल एरिया में, ठीक है, किसी का घर हो कमर्शियल या तो फिर रेसिडेंशियल, कोई भी पार्ट होगा इंडस्ट्रियल, तो भी वो रेंट पे दे रहे होंगे कोई बिल्डिंग, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट और प्रोसेस, किसी और के गुड्स पे मैं बस प्रोसेस देने का काम करी, मैं बस उस पर प्रोसेस करी। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास में जीनिंग है, ठीक है, जीनिंग क्या होता है, मैं कॉटन लेती हूँ फार्मर्स से, मैं उससे सीड्स अलग कर देती हूँ, मैं उससे सीड्स अलग कर देती हूँ, ठीक है। मेरे पास में जीनिंग का काम हो गया, अब मेरे को ये सेल करने के लिए ना इसको प्रॉपर से एक क्यूबिकल गट्ठों में पैक करना होता है, जो प्रेसिंग जिनके पास में मशीन होती है ना वो लोग कर सकते हैं, तो मेरे पास में तो नहीं है, तो मैं इसको प्रेस करने के लिए कोई और कंपनी के पास देती हूँ, तो वो बस मेरे गुड्स पे उतनी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, प्रेसिंग की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको वो लोग क्या कर दे रहे हैं, मेरे को सप्लाई ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले लो, मैं शर्ट्स बनाती हूँ, डाई करने के लिए किसी और के पास भेजती हूँ, कलर उस पर डाई करने के लिए, कुछ भी प्रोसेस हो सकता है। मैं कुछ बनाती हूँ उस पर लोगो करवाने के लिए किसी और के पास देती हूँ। तो अगर मैं जॉब वर्क से अपना कोई भी प्रोसेस, कोई भी ट्रीटमेंट या प्रोसेस करे किसी और के गुड्स पे, अनदर पर्सन गुड्स, तो उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ by or under direction of person carrying the business so as no longer to form part of the asset, ठीक है। मेरे बिजनेस का कोई एसेट है, समझो मैं मेरे बिजनेस में लैपटॉप यूज कर रही हूँ, अब मैंने मेरा लैपटॉप ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, मैंने मेरा लैपटॉप पूरा के पूरा बेच दिया, ठीक है, तो अपन उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, सिंपल है, मैंने सेल कर दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। लेकिन सब मान लो मेरे पास में लैपटॉप है, मेरे पास में लैपटॉप है, अभी मैंने ये थोड़े टाइम के लिए पर्सनल यूज के लिए लिया या किसी और को दिया जो कि बिजनेस यूज में नहीं था, या किसी और को यूज करने के लिए दिया मैंने, मान लो मेरी बहन ने मांगा, बोले मेरे को लेक्चर करने के लिए तेरा लैपटॉप दे दे, ठीक है, या तो मैंने खुद पर्सनल पर्पज के लिए यूज किया या किसी और को दिया, तो गवर्नमेंट बोलते हैं उसको अपन सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे कि आपने ये सर्विसेज सप्लाई करी है, ऐसे समझोगे, ठीक है। प्रैक्टिकली जो पॉसिबल नहीं है ऐसा ट्रैक करना, लेकिन गवर्नमेंट ने से ये बनाए हुए,
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वुडन चेयर थी खुद के पास में, वो उसके घर पे लेके गए, तो या तो पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है या तो फिर किसी और को दे रहा है बिजनेस पर्पस के अलावा, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। ठीक है। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ असेट्स of any business carried on by person who ceases to be taxable person shall be deemed to be supplied by him in course or furtherance of business immediately before ceases to be the taxable person. Arjun, a trader, is winding up his business. Any goods left in stock shall be deemed to be supplied by him. देखो बेटा, मैंने जब आपको आईटीसी के बारे में थोड़ा बहुत समझाया था तभी मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप कोई चीज की आईटीसी ले रहे हो, अगर आप कोई चीज की आईटीसी ले रहे हो, मानो मैंने ना 10 लाख का स्टॉक खरीद के रखा था, मान लो मैंने 10 लाख का स्टॉक खरीद के रखा था, उस पर मैंने आईटीसी ले लिया था, 18% का जीएसटी था, जीएसटी का रेट था, जीएसटी मैंने भर के उस पर आईटीसी पूरा क्लेम कर लिया था। मैंने 5 लाख का स्टॉक बेच दिया, ठीक है, मैंने 5 लाख का स्टॉक बेच दिया, अब 5 लाख का स्टॉक मेरे पास में पड़ा है, लेकिन मैंने बिजनेस बंद कर दिया। ठीक है, मैंने बिजनेस बंद कर दिया, 5 लाख का स्टॉक मेरे पास ऑलरेडी पड़ा होकर भी मैंने बिजनेस बंद कर दिया, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि ये डीम्ड ट्रांसफर है, कि मैं हम लोग समझेंगे तुमने ट्रांसफर कर दी, तुमने इस पर आईटीसी ले रखे थे ना, हम अब इसको मानेंगे कि तुमने इस 5 लाख के गुड्स को ट्रांसफर कर चुके हो, और इसको हम लोग बोल देंगे सप्लाई ऑफ गुड्स है। ठीक है। अब इसके दो एक्सेप्शन है, अगर तुमने एज ए गोइंग कंसर्न, मतलब मैंने, मेरा बिजनेस चल रहा था, मैंने खुद से बंद कर दिया, 5 लाख मैंने खुद बंद कर दिया, लेकिन मैंने किसी और को एज ए गोइंग कंसर्न दे दिया, ठीक है, कि भैया मैं नहीं तू चला, ठीक है, या तो फिर मैं मर गई तो मेरा पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव इसको कैरी ऑन कर रहा है आगे। ठीक है, जीएसटी नंबर चेंज हो जाएगा, लेकिन स्टिल ये बिजनेस क्योंकि एज अ गोइंग कंसर्न ही ट्रांसफर हो रहा है, तो इस केस में अपन उसको सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे। बेटा लॉजिक समझो, मैं आपको इसको पीछे लॉजिक बताती हूँ। जैसे गवर्नमेंट बोलता है अगर तुमने कोई चीज का आईटीसी क्लेम किया है, अगर आपने कोई चीज का आईटीसी क्लेम किया है, तो हम लोग मान रहे कि आप वो चीज को सेल करोगे और हमको जीएसटी का पैसा दोगे वापस, हमको जीएसटी का पैसा वापस दोगे। लेकिन आप बोल रहे हो आपने आईटीसी तो ले लिया, लेकिन आप बोल रहे हो कि हम तो बिजनेस बंद कर रहे हैं। गवर्नमेंट बोलती है ऐसा नहीं चलेगा, आईटीसी का पैसा हमको पूरा रिटर्न करो, या तो अगर आप गोइंग कंसर्न दे रहे हो तो वो सामने वाला बंदा बेच के रिटर्न कर देगा हमको। ठीक है, समझ गया। आगे, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी का रेंट हो रहा होगा, कमर्शियल हो गया, अपन ने ऑलरेडी बोल दिया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिलीजियस प्लेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या इमूवेबल प्रॉपर्टी, मशीन या कुछ भी होगा, अगर रेंट हो रहा होगा उस चीज का तो उसको अपन सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, ध्यान से सुनो बेटा। आप एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, आप एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, अभी कॉम्प्लेक्स में ना बेटा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 4 फ्लोर का कॉम्प्लेक्स है, इधर शॉप्स है, कमर्शियल है, बाकी सब ये रेसिडेंशियल है। ठीक है, बाकी सब ये कुछ रेसिडेंशियल। आप कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, मान लो आपने चालू किया इसको बनाना 1/4/24 को, 1/4/25 को मान लो आपने इसको बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब आपने खत्म किया मान लो 31/10/25 को ये कंप्लीट कर दिया। ठीक है, 31/10/25 को ये कंप्लीट कर दिया। अभी अगर यहाँ पे आपको मिल गया सपोज कंप्लीशन सर्टिफिकेट, आपने कंप्लीट कर दिया, आपको कंपिटेंट अथॉरिटी सर्टिफिकेट इशू करती है कि हाँ ठीक है आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल गया कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अभी ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद, मतलब 31/10/25 के बाद, अगर मैं कुछ भी सेल कर रही हूँ इसमें का, या रेसिडेंशियल या कमर्शियल कुछ भी सेल कर रही हूँ, तो वो जीएसटी से बाहर है। गवर्नमेंट बोलता है कि लैंड और बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग को हम लोग गुड सर्विसेज नहीं मानेंगे, तो उस पर जीएसटी नहीं देंगे, लेंगे। ठीक है, तो बिल्डिंग जब कंप्लीट हो गई तभी हम उसको बिल्डिंग मानेंगे, कंप्लीट होने से पहले हम उसको बिल्डिंग नहीं मानेंगे। अगर वो कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद ही हम उसको बिल्डिंग मानेंगे। ठीक है, तो 31/10/25 के बाद में अगर आपको कोई भी आपसे ये खरीद रहा है, ठीक है, तो अपन उसको जीएसटी के एम्बिट से बाहर रखेंगे। ठीक है, कि अपन उसको बिल्डिंग सेल कर रहे हैं बोल के। लेकिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले अगर आपने इसको सेल कर दिया,
आपने इसमें से कुछ भी सेल कर दिया तो उसको अपन मान लेंगे कि आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज दे रहे हो। आप एक कंस्ट्रक्शन सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो। मान लो मैंने ये वाला फ्लैट बेच दिया था कंस्ट्रक्शन के पहले, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले, तो ये वाले फ्लैट का जीएसटी मेरे को, ये वाले फ्लैट के ऊपर मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि मान लिया जाएगा कि ये वाले फ्लैट ओनर को मैंने सप्लाई ऑफ सर्विसेज दी कंस्ट्रक्शन की, ठीक है, क्योंकि कंप्लीशन के पहले ही उसने खरीद लिया मुझसे, ठीक है, इसीलिए इस पे जीएसटी पे हुई, ठीक है। अभी मान लो इसने मुझे, मान लो कि 1 करोड़ का पूरा फ्लैट था, वो 1 करोड़ का पूरा रेसिडेंशियल फ्लैट था। अब इसने मुझे सिर्फ 10 लाख रुपए कंप्लीशन के पहले दिए थे, पूरे 90 लाख कंप्लीशन के बाद दिए थे। तो आप बोलोगे मैम कि 10 लाख पे जीएसटी लगेगा, फिर तो पूरे 90 लाख पे नहीं लगेगा। नहीं बेटा, पूरे 1 करोड़ पे जीएसटी लगेगा। अगर आपने 1 रुपया भी कंप्लीशन से पहले लिया होगा, 1 रुपया भी अगर आपने कंप्लीशन से पहले लिया होगा, तो पूरे के पूरे कंसिडरेशन पे आपका जीएसटी लग जाएगा। उसको अपन सप्लाई ऑफ सर्विसेज मान लेंगे, ठीक है। एक बार रेड करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर or a part thereof including a complex or building intended for sale to buyer wholly or partly, except where entire consideration is received after issuance of completion certificate, या तो issuance of completion certificate और after its first occupation, ठीक है। या तो फर्स्ट ऑक्यूपेशन के बाद या कंप्लीशन सर्टिफिकेट, विच एवर इज अर्लियर। मतलब देख, इन दोनों में से जो भी पहले मिल गया, या तो फर्स्ट ऑक्यूपेशन मिल गया पहले या कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, ठीक है। इन दोनों में से जो भी पहले मिल गया, ठीक है, उसके बाद में अपन मान लेंगे कि ये ना सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ठीक है। अगर इससे पहले कुछ भी मिला होगा उसको अपन मान लेंगे कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन कौन सी है वो लिखा हुआ है, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, सर्वेयर, ये अलग अलग लिखा हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं। टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और इंजॉयमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं किसी को कोई सॉफ्टवेयर बनाकर दे रही हूँ, ठीक है, या मैं किसी के लिए कुछ पेटेंट करवा कर दे रही हूँ, पेटेंट ट्रांसफर कर रही हूँ, मैं कुछ भी ऐसा कर रही हूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर मैं ट्रांसफर कर रही हूँ तो उसको अपन सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। ये पूरा एक ही है बेटा, एक ही पैराग्राफ है, ये पूरा 5th पैराग्राफ में ए बी ये सी चल रहे हैं, ठीक है, सब कुछ सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। डी, डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडॉप्शन एंड अपग्रेडेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर मैं डिजाइन कर रही हूँ, अपडेट कर रही हूँ, प्रोग्राम कर रही हूँ, उसको भी अपन सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, ठीक है। एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट और टू डू एन एक्ट। देखो क्या मतलब है, ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, ऐसा ऑब्लिगेट करना मतलब ऐसा बंदिश्त करना उस पर्सन को। टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट का क्या मतलब है, कुछ नहीं करने के लिए पैसा देना, कि तू ये चीज मत कर मैं तेरे को पैसा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल कंपटीशन, क्या बोलते तो मैंने नॉन कॉम्पीट अग्रीमेंट साइन किया हुआ है मेरे आर्टिकल के साथ में। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 3 साल से मेरे पास में आर्टिकल शिप करा था, मैंने उसको बोला कि मेरे सिटी में तू भाई सीए का फॉर्म मत खोलना, ये ले 20 लाख रुपए, ठीक है। अब मैंने कुछ नहीं करने के लिए पैसे दिए, मैंने उसको कुछ नहीं करने के लिए पैसे दिए, तो वो किस चीज में आ जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। उसने मेरे को सर्विसेज दी, कुछ नहीं करना, उसने मेरे को एक सर्विसेज दी। ऑब्लिगेशन, एग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, एक्टिविटीज विच वुड बी कवर्ड बाय दिस पार्ट इंक्लूड नॉन कम्पीट एग्रीमेंट, नॉन कम्पीट एग्रीमेंट, ठीक है। और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मान लो मेरा घर है यहाँ पे, जहाँ पे मेरा एक घर है, मेरे घर के बाजू का प्लॉट एक बिल्डर ने ले लिया, ठीक है। मेरा घर 2-3 फ्लोर का है, मान लो 3 फ्लोर का मेरा घर है, वो बिल्डर ना यहाँ पे 10 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहा है मान लो बाजू में, ठीक है। तो मैंने सोचा यार ये अगर 10 फ्लोर की बना लेगा मेरा तो पूरा के पूरा सनलाइट ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने उसको क्या बोला, भाई तू 5 फ्लोर की बिल्डिंग बना, तू 5 फ्लोर की बिल्डिंग बना और ये ले बचा हुआ पैसा, तू बचे हुए 5 फ्लोर मत बना, उसके लिए नहीं बनाने के लिए मैं पैसा दे रही हूँ,
तो वो मुझे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, नहीं करना भी कुछ सर्विसेज है, ठीक है। एग्रीइंग टू टॉलरेट एन एक्ट, कुछ टॉलरेट करने के लिए पैसे लेना, मतलब मैं कुछ टॉलरेट कर रही हूँ उसके लिए मैं पैसे ले रही हूँ, ठीक है। मान लो मेरे पास में, मान लो मेरा एक शॉपिंग मॉल है, ठीक है, मेरा एक शॉपिंग मॉल है, मेरे शॉप के आगे एक सब्जी वाला बेचता है, सब्जी बेचने के लिए बैठता है, ठीक है। अब मैंने उसको बोला, देख भाई तू यहाँ से पे सब्जी बेचता है, तेरा अच्छा खासा फायदा होता है, मेरे मॉल से जो भी आता है वो मेरे सामान लेता है और फिर बाद में तेरे पास में आके सब्जी खरीदता है, ठीक है। तू इसीलिए मैं तेरे को यहाँ पे टॉलरेट कर रहा हूँ, मैं तेरे को यहाँ पे टॉलरेट कर रहा हूँ, इसके लिए तू मुझे पैसा दे, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया, ठीक है। उसके बाद में मान लो यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे मंदिर है, मान लो स्कूल और मंदिर आसपास है, ठीक है। अभी मंदिर के ना दर्शन रहते हैं, मान लो 7 से 8 मंदिर के कोई दर्शन रहते हैं, ठीक है। अभी मंदिर वालों ने स्कूल वालों को क्या बोला, भाई यहाँ पे ना 7 से 8 तुम बच्चों का शोर मत होने दो, ये लो पैसे और 7 से 8 तुम बच्चों का शोर मत होने दो। तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, टॉलरेट एन एक्ट, स्कूल वाले टॉलरेट कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, मैं किसी को कुछ करने के लिए पैसे दे रही हूँ, मान लो मेरा घर है, मेरे घर के पास में किसी ने, मेरी रेसिडेंशियल पूरी सोसाइटी, सोसाइटी के पास में किसी ने एक इंडस्ट्री बना दी, कोई फैक्ट्री बना दी, फैक्ट्री से बहुत पोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। अब मैंने उसको क्या बोला, भाई ये ले पैसे, तू प्लीज उसको पोल्यूशन कंट्रोल, जीरो इमिशन वो सब मशीन लगा दे तेरे इसमें, ठीक है। अब मैं कुछ करने के लिए उसको पैसे दे रही हूँ, ठीक है। तो ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, उसको भी अपन सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। अब इस केस में तुम हमेशा मानोगे, अब तुमको सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रेसिपिएंट में तुमको समझेगा नहीं कि कौन सर्विस प्रोवाइडर है और कौन सर्विस रेसिपिएंट है। तो जिसके जेब से पैसा गया, जिसके जेब से पैसा गया वो रेसिपिएंट, और जो जिसको पैसा मिला वो सप्लायर। एकदम सिंपल सा लॉजिक याद रखना हमेशा। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पज फॉर कैश, ठीक है। राइट टू यूज ट्रांसफर करना ये अपना ऑलरेडी हो गया, मशीन गिवन ऑन हायर, तो अपन क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रहते बेटा जिसमें मटेरियल प्लस लेबर, मटेरियल प्लस लेबर दोनों यूज होते हैं, ठीक है। मान लो मेरे को वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिला है एक अपार्टमेंट बनाने का, ठीक है। मान लो मेरे को एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिला है एक अपार्टमेंट बनाने का, मैं मेरा मटेरियल भी यूज कर रही हूँ, मेरे लेबर भी यूज कर रही हूँ। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, ऐसे केस में ना गुड्स और सर्विसेज दोनों जहाँ पे यूज हो रहे हैं, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज दोनों यूज हो रहे हैं, तो अपन उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, गुड्स नहीं मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना शेड्यूल 2 खत्म हो गया, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं, उसमें ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन वाला, कि फर्स्ट ऑक्यूपेशन और कंप्लीशन, इसके पहले, इसमें से जो भी पहले, ठीक है। मान लो फर्स्ट ऑक्यूपेशन आपको 1 सितंबर को मिला और कंप्लीशन आपको 31 अक्टूबर को मिला, तो 1 सितंबर के बाद में अगर पैसा मिला तो जीएसटी के एम्बिट में नहीं आएगा, इन दोनों में से जो भी पहले हो गया, उसके बाद में मिला तो जीएसटी के एम्बिट में नहीं आएगा, और अगर उससे पहले मिला तो अपन सप्लाई ऑफ सर्विसेज मांगेंगे। नेक्स्ट, सीबीआईसी हैज क्लैरिफाइड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टेनेंसी राइट। टेनेंसी राइट क्या रहता है बेटा, देखो, आपको ये याद होगा, मान लो एक फ्लैट है, ये फ्लैट का ओनर है जेठालाल, ठीक है। जेठालाल ने रेंट पे दिया ये फ्लैट, मान लो सुंदर को, ठीक है। और सुंदर ने इससे टेनेंसी राइट खरीदा हुआ है, कि टेनेंसी राइट मतलब मैं यहाँ पे रेंट पे रह सकता हूँ और मैं यहाँ पे
किसी और को भी रेंट पे रख सकता हूँ, टेनेंसी राइट ले लिया उसने। ठीक है, अब अगर मैं जाऊंगा तो मैं टेनेंसी राइट किसी को बेच के जा सकता हूँ, जैसे उसने जेठालाल से राइट खरीदा। ठीक है, तो टेनेंसी राइट के जो सुंदरलाल ने लिया हुआ है, मान लो सुंदरलाल ने किसी और को ये राइट बेच दिया, तो गवर्नमेंट बोलती है टेनेंसी राइट को सप्लाई करने को भी अपन क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आएंगे। ठीक है, रेंट जो है वो भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गया, रेंट जो भी पे करेगा सुंदरलाल जेठालाल को, रेंट सुंदर जेठालाल को पे करेगा। ठीक है, तो उसको अपन जो रेंट पे करेगा उसको तो अपन बोलेंगे वो तो अपना सप्लाई ऑफ सर्विसेज है ही, लेकिन जो टेनेंसी राइट लिया हुआ है उसके लिए टेनेंसी प्रीमियम पे करना पड़ता। सुंदरलाल जेठालाल को टेनेंसी प्रीमियम पे किया होगा, फिर सुंदरलाल ने जब ये सेल किया, मान लो इसने सेल किया दया को, मान लो, तो दया सुंदरलाल को टेनेंसी प्रीमियम पे करेगी, टेनेंसी राइट सेल किया तो ये भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार बस समझा दिया मैंने। अगर टेनेंसी राइट ट्रांसफर हो रहा है टेनेंसी प्रीमियम के अगेंस्ट तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज में ही आएगा। ये हो गया एग्रीइंग टू। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखना है, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन एन एक्ट या टू टॉलरेट एन एक्ट और टू डू एन एक्ट, इसमें एक्सप्रेस या एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है और कंसिडरेशन होना जरूरी है। ठीक है, इसके बिना अपन इसको नहीं मानेंगे सर्विसेज।